आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यू कैन से श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। तो जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि श्रोडिंगर ने दो इक्वेशंस प्रोवाइड किए थे, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, राइट। तो जो इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम पे डिपेंड करता है दैट इज टाइम डिपेंडेंट, तो जो टाइम का टर्म उससे एलिमिनेट करती है दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन, राइट। तो एक चीज इससे और भी रिलेटेड टर्म आप लोग समझ लें कि जैसे कि श्रोडिंगर ने ही कहा था कि हम लोगों ने एक ऐसा वेव फंक्शंस के बारे में बात करें, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा टर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो उस पार्टिकुलर मटेरियल पार्टिकल का, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सारा के सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स कि बेसिकली जो वेव फंक्शन है वो किसी सिस्टम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट ऑपरेटर के थ्रू उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इसमें जो भी प्रॉब्लम बेस्ड है, किसी पार्टिकल की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना हो तो उस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए उसका वेव फंक्शन फाइंड करें और उस वेव फंक्शन को हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को, जो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लें तो उससे हमें डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे डिफरेंट पैरामीटर हमें मिल जाए, राइट। तो अभी हम लोग श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की डेरिवेशन करने जा रहे हैं, राइट। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको समझिए, बहुत ही इजी है इवन, और प्रीवियस कॉन्सेप्ट इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, राइट। तो इवन मैं सारे ए टू जेड पॉइंट्स इसको एक्सप्लेन करूंगा जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी, राइट। तो कंसीडर अ फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है कि पार्टिकल ऑन विच नो फोर्स एक्ट्स, मतलब फ्री मींस दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है ना। जैसे कि हमने आप कॉलेज आया, हम आपको छुट्टी कर दिए कि आज लेक्चर नहीं, तो आप फ्री हो गए, मतलब आप बाउंडेड नहीं है कि नहीं सर के लेक्चर लगाना, राइट। दैट मीन्स कि उसमें कंपल्सन नहीं है, कोई उस पर फोर्स कोई नहीं लगा रहा, राइट। तो बेसिकली वो हमारे रियल लाइफ में भी वैसे चीजें हैं। तो कोई भी फ्री पार्टिकल हमने इमेजिन किया जो कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, तो फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो वो बहुत ही फ्रीली वो कहीं भी मोशन करता रहेगा। तो मोशन करेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो उस पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा। दैट मीन्स दैट पार्टिकल हैविंग मोमेंटम p एंड दैट मूव्स इन अलोंग एक्स एक्सिस। उसको हम पार्टिकुलर एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं। एक मैथमेटिक्स रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर लेंगे सिंपल एक्स एक्सिस के लिए, और उसको फिर हम असाइन कर सकते हैं कि 3D में उसका ऐसा इक्वेशन हो सकता है। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं अच्छा वो r कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा उसका सिंबल और टाइम कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। सो दिस मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h upon p. So according to de Broglie hypothesis, what was de Broglie hypothesis? That every material particle associated with a wave, and that wave is called de Broglie wave or material wave, or the wavelength of that wave is called de Broglie wavelength, राइट। ये सारा कुछ हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। इवन दैट वेवलेंथ इज एक्सप्लेन्ड एज लैम्डा इज इक्वल टू h upon p। उस पार्टिकल की मोमेंटम कितनी है, राइट, और प्लैंक कांस्टेंट के दैट इज द रेशियो दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। सो लेट दिस वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट किए, वेव फंक्शन को psi xt इज इक्वल टू a e raised to power minus I omega t minus kx। तो ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी, जैसे कि हम लोग लिखते हैं E is equal to E naught sin omega t, राइट, B is equal to B naught sin omega t। तो उसी तरह से वेव को यहाँ पर ये जस्ट एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा है। आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल को भी हम साइन ऑफ के टर्म में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। इसको इन फ्यूचर आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे जब पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में या रिसर्च वगैरह में कि एग्जैक्टली ये है क्या। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि दो टर्म है, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया उस वेव का, राइट। इसमें दो हो गए टर्म हो गए, एक माइनस आई ओमेगा टी जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, राइट, फंक्शन, और एक प्लस आई के एक्स, राइट, जो प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है के यहाँ पर,
राइट। तो यहाँ पर k की वैल्यू ये पहले भी हमने बता रखे हैं, दैट वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। और ये भी बेसिक फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, हमें मालूम है न्यू की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एनर्जी किसी पार्टिकल की कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो प्रोपेगेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है मीडियम में, राइट। तो न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच, ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, और न्यू की वैल्यू ई बाई एच रख दिए, तो 2 पाई ई अपॉन एच, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा की। इसी तरह से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि के इज इक्वल टू वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के इज इक्वल टू, और यू कैन से प्रोपेगेशन वेक्टर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, राइट। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, अभी हमने पढ़ा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट ये लैम्डा की वैल्यू रखना है 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ए पी ऊपर चला गया तो 2 पाई पी अपॉन एच, दैट इज द वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये जो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट है या वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में बेटे म्यूट रखिए, डिस्टर्ब वाला लेक्चर, राइट। So using these quantities, the omega की वैल्यू और k की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास वेव इक्वेशन होगा, एक पार्टिकल के साथ फ्री पार्टिकल जो भी था, वो पार्टिकल मूव कर रहा था किसी पार्टिकुलर मोमेंटम के साथ एक्स एक्सिस में, राइट। उसके पास कोई ना कोई वेवलेंथ था, ये जो वैल्यू था ओमेगा का और के का, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, दैट इज द वेव फंक्शन। नाउ it will be a as it is amplitude दिया e raised to power minus I, और ओमेगा की वैल्यू हमने रख दिया। एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिए। डिस्टर्ब हो गया हम लोग इसमें लेक्चर में। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, राइट। तो ये भी हमें मालूम है कि h अपॉन 2 पाई को क्या कहते हैं, एच कट, यहाँ पर एच बार नहीं कहते हैं, एच बार तो इसको कहते हैं एच कट, इसको बोलते हैं। और रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट अगर सेंटेंस में लिखना है तो रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, राइट। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान रखिए कि हमारे पास साई एक्स टी वेव फंक्शन है, जो एक पोजीशन का और टाइम का वेरिएबल है, राइट। उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये लास्ट में इक्वेशन जो आया, तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन, फाइनल वेव इक्वेशन बना, दैट इज साई एक्स टी इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस आई अपॉन एच कट, यहाँ पर देख सकते हैं एच कट है, ध्यान रखिएगा, माइनस आई अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ये वेव इक्वेशन फाइनल आ गया, राइट। तो आप लोगों ने इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में, आप लोग के पास मैथ है, बहुत ही प्रिकॉशन से इवन इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो ये देखिए आप, यहाँ पर x जो फंक्शन है और यहाँ पर x फंक्शन है, तो x फंक्शन ही डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि x, ऐसे तो फंक्शन है टाइम और x का दोनों का है, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल है, राइट। तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड डेबर साई एक्स टी अपॉन डेबर x इक्वल टू आई अपॉन एच कट, आई अपॉन एच कट, ये जस्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आपको मालूम है कि ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बताओ बेटे, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज रहता है, यस सर, चेंज नहीं होता है, लॉग ई भी होता है सर साथ में, क्या कुछ होता है यार, साइन ओमेगा से चेंज नहीं होता है सर एक्स का भी होगा बाद में। हाँ, फिर चेन रूल भी इसमें लगेगा, क्योंकि ये एक्स का टर्म है, ई रेज टू पावर एक्स तो होगा ही, फिर इस पूरे फंक्शन को ये जो एक्स है उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा,
ठीक है, तो ये देखो एज इट इज तो एक बार लिख गया यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ये टर्म एज इट इज लिखा है, राइट। और ये एम्पलीट्यूड एज इट इज आना है, राइट। बट जब ये हम इस फंक्शन को x को जब इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो t वाला तो 0 हो जाएगा, ये सेकंड टर्म पॉजिटिव आएगा माइनस आई अपॉन एच कट इंटू माइनस पी, क्योंकि x का 1 हो गया, ये हो गया पॉजिटिव में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई पी अपॉन एच कट, ये डिफरेंशिएशन आया इस टर्म का डिफरेंशिएट करने के बाद। बाकी तो ये मल्टीप्लायर एज इट इज आ गया, राइट। तो इसको ये लिखिए आई पी अपॉन एच कट, और इसको हम a इंटू दिस वन क्या कह सकते हैं, इक्वेशन थर्ड से साई एक्स टी कह सकते हैं, राइट, साई एक्स टी एज इट इज। तो ये हमारे पास जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस आई एच कट, मतलब एच कट इधर चला गया और आई से मल्टीप्लाई कर दिए तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये माइनस आई एच कट डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू पी साई एक्स टी, ये केवल टर्म इधर पी साई एक्स टी रह जाएगा, राइट। ऐसे अब इस इक्वेशन को यहाँ पर बुक्स में तो ये बोला गया है कि अब टाइम को डिफरेंशिएट, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट हमें दूसरी बार भी होगी, तो एक बार आप डिफरेंशिएट करके रख सकते हैं इसको। देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, जो फोर्थ इक्वेशन है इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो साथ ही में यहाँ पर आप जब डेरिवेशन करो तो साथ ही में डिफरेंशिएट करके रख लो। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो इक्वेशन थर्ड था उसको हमने 2 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस आई एच कट डेवर स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, और इसको जस्ट ये साई को हमने डेवर अपॉन डेवर एक्स करके डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास 6 इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड को टाइम के रिस्पेक्ट सर में माइनस आयोटा कहाँ से आया? माइनस आयोटा मैं बता रहा हूँ, इधर शुरू में आपको यहाँ पर देखो, एक बार मैं ना इसको इरेज करूँ, अब देखो इधर हमारे पास आई था, यहाँ पर आई है, राइट, और ये एच कट इधर जाएगा तो ये एच कट डेवर आई, ये जो आई है ये अपॉन में आएगा, दैट मीन्स कि ये समझ लो कि एच कट अपॉन आई हो गया, राइट। अब इसको मैंने आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दिया, राइट, तो ये क्या बन गया आई स्क्वायर बन गया, ठीक है दीपक, आई स्क्वायर बन गया। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो ये माइनस एच कट आई, या इस तरह से समझ लग गया ये किਵੇਂ आया है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग अब इक्वेशन थर्ड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो ये डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन थर्ड जरा मैं इधर रिप्रेजेंट कर दूँ एक बार खुद से। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए कि इक्वेशन थर्ड को जब हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टर्म को हम जब इसका चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका एज इट इज एक बार लिख ही देंगे a इंटू a e रेज टू माइनस आई अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, बट ये जो फर्स्ट टर्म होगा उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्योंकि पी एक्स वाला 0 हो जाएगा, टी वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, तो माइनस आई ई अपॉन एच कट, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वही लिखा माइनस आई ई अपॉन एच कट, यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन का टर्म आया, राइट। तो ये बन गया माइनस आई अपॉन एच कट ई साई एक्स टी, मतलब इसको हमने एज इट इज साई एक्स टी लिख दिया, राइट। तो इसको वापस फिर उसी तरह से जैसे हम लोगों ने इस इक्वेशंस को कर लिए थे, ये एच कट इधर चला गया, राइट, फिर से हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव पहले ही था, राइट, पहले वाले में पॉजिटिव था, तो हमने जब उसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये वाला स्ट्रेटजी अपनाए तो नेगेटिव हो गया था, तो यहाँ पर सेम करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, आई एच कट डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू ई साई एक्स टी। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आ गया, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। अब इसको देखो, अब हम आगे
इस तरह से इससे हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब इसको देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। फ्रॉम इक्वेशन 4 डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू दिस वन, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 ये हम लोगों ने ट्राई किया है, यानी इक्वेशन थर्ड को 2 बार डेरिवेटिव फाइंड आउट किए तो ये आ गया, राइट। और इक्वेशन फिफ्थ में ये साई एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर माइनस आई एच कट एज इट इज है, डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर एज इट इज है, राइट। अब यहाँ पर 6th इक्वेशन में p की वैल्यू p एज इट इज हो गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो, ये जो 4th इक्वेशन है, 4th इक्वेशन हमने यहाँ से ये जो वैल्यू आया है साई एक्स टी, तो इवन यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो p के टर्म में कहाँ पर है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, आज लेक्चर बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि टी साई, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है, यहाँ पर 6th इक्वेशन हमारे पास आया था, ये साई एक्स टी अपॉन, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास आई अपॉन एच कट पी स्क्वायर साई एक्स टी। तो इवन आपको एक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन मालूम है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2me, ये हम 2me यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पी स्क्वायर की जगह, ये 2me हो गया। ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का तो एज इट इज लिखा है आई अपॉन एच कट और पी स्क्वायर की जगह 2me और साई एक्स टी एज इट इज, राइट। अब जस्ट इसको इक्वेशन को सेट कर देना है, माइनस आई एच कट स्क्वायर इधर भी, ये 2m, ये एच कट इधर गया, राइट। तो ये एच कट स्क्वायर हो जाएगा, फिर आई अपॉन में आएगा, फिर एक आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल ये माइनस आई एच कट का होल स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये हमारे पास 8th इक्वेशन आ गया, राइट। इसको रजिस्टर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आज के डेट में, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में भी बताया है, तो जो ये एज इट इज लिख लिए, राइट। लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन 2m ई साई एक्स टी की वैल्यू हमारे पास 5th इक्वेशन से जो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे, तो ई साई एक्स टी की वैल्यू यहाँ पर मैं शो कर देने के बाद, ये देखो 5th इक्वेशन ई साई एक्स टी इज इक्वल टू आई एच कट डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी, आई एच कट डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट। तो ये 2m और ई साई एक्स टी की वैल्यू ये आ गया आई एच कट डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी, तो ये क्या बन जाएगा। अब इवन ये देखो यहाँ पर ये बन गया, ये मतलब ये आई एच कट को और माइनस आई एच कट को यहाँ रिजॉल्व कर लिया गया, राइट। तो ये रह गया, ये एज इट इज है आई एच कट डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी, और इसको एक्सपेंड कर दिया तो आई स्क्वायर -1 होता है, राइट। और एक माइनस है तो एक माइनस बना रहेगा, राइट। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ये नीचे चला गया, एंड डेल स्क्वायर एक्स साई एक्स टी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, डेवर कहते हैं इसको, राइट। तो ये जो इक्वेशन आया यहाँ पर आप देख सकते हैं, इवन इसको हम इस तरह से ही जनरली लिखते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेवर स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई एच कट डेवर साई एक्स टी अपॉन डेवर टी, राइट। तो इस फॉर्म में ही आप ध्यान रखिएगा,
तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं बेसिकली इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तरह से। तो ये एक तरह से अब आगे चल के कहेंगे कि ये जो हम लोग d/dx या इवन इंटीग्रेशन, बेसिकली दिस इज ऑपरेटर्स विच एक्ट्स ऑन अ पार्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन पे अगर एक्ट करेंगे, मान लीजिए कि कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट। तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किए इस फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, यानी कि पहले एफ एक्स जो था वो एक्स स्क्वायर था, जब हमने डिफरेंशिएट कर दिए तो एफ डैश एक्स हो गया एंड दैट इज 2x एंड दैट फंक्शन हैज बीन चेंज्ड, राइट। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, फंक्शन को चेंज करता है, तो कोई ना कोई हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। पार्टिकल को हमने वन डायमेंशन में अलोंग द एक्स एक्सिस की बात किए थे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो टर्म है हमने एक्स यूज कर रखे हैं। अगर इसको थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा और ये डेरिवेटिव का भी टर्म चेंज हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज पे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो अभी नेक्स्ट इसमें जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशन में, उसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो इवन मैथमेटिक्स में कई सारे टर्म्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। देखिए, तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन में आपको मालूम है कि वो जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, दैट मींस कि उसके पोजीशन वेक्टर की हम बात करने लगेंगे, दैट मींस कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। ये इस कोऑर्डिनेट्स में हम 3D में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगा दैट विल बी पोजीशन वेक्टर आर कैप, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट हैंड साइड टर्म होगा दैट विल बी, जो कि मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा था, तो ये आया था माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप ध्यान दें कि अगर हमने एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस में बात की थी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया था, तो अगर हमने 3D में बात करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट आएगा ही तीनों में, तो तीनों का सम हो जाना है यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, जस्ट उसका कॉमन आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ये जेड कोऑर्डिनेट के लिए, और फिर ये वेव फंक्शन, राइट। तो इन तीनों का सम क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर, एंड दैट इज स्क्वायर, इसको हम डेल कहते हैं। इवन आपको मालूम है डेल इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर, ये डेल इस तरह से डेल ऑपरेटर इसको कहते हैं, और ये अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे होंगे, डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के कैप, इक्वेशन पढ़ रखे हैं आपने। तो जब आप इसका इस वेक्टर का डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मालूम है कि ये स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा एंड दैट कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर, राइट, स्केलर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को दैट इज गिवन बाय लैप्लास साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, कैलकुलस में ही इनका बहुत ज्यादा वर्क है। लैप्लास मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में ये अगर आप मैथ इवन फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आप मैथमेटिकल फिजिक्स के पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपको कैलकुलस वगैरह लैप्लास इक्वेशंस वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो दिस डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर, राइट। ये कैसा है आपको पता लग जाएगा जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, दैट मींस कि इसको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यही टर्म आ जाता है, राइट। The operator correspondence and the Schrodinger equation for a particle. अब इवन मान लीजिए कि एनर्जी का हमने फॉर्मूला वहां पर लिखे थे पी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। तो यहाँ पर इवन हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में, तो अगर 3D में बात करें, कोऑर्डिनेट्स में बात करें, तो वो पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर और पी जेड स्क्वायर तीनों का सम हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पी स्क्वायर अपॉन 2m,
तो ये दोनों चीज को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट में,